जी, हमने यहाँ तक बात की थी बच्चों कि हमने कहा था डिमांड इज अ मल्टीवेरिएट फंक्शन। डिमांड इज अ मल्टीवेरिएट फंक्शन because it is a multivariate function, therefore it can be changed by many variables। यानी कि ये मल्टीवेरिएट फंक्शन है, बहुत सारे वेरिएबल इसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, तो हमने बात शुरू की यहाँ से कि जब डिमांड में चेंज लाने वाला फैक्टर प्राइस हो और ये सारे क्या हो बच्चों, कांस्टेंट हो, ठीक है जी, इंक्लूडिंग वेदर, ठीक है जी। तो हम इसे कहेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन अगर चेंज आने की वजह प्राइस ना हो, प्राइस कांस्टेंट हो, बल्कि इनमें से किसी एक या ज्यादा की वजह से चेंज आए, तो हम इसको क्या कहेंगे, चेंज इन डिमांड, ठीक है जी। हमने ये कहा था इसको शो करेंगे, ये होगा कि प्राइस वेरिएबल है बाकी कांस्टेंट है, लेकिन शो करेंगे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व के गिर जो मूवमेंट है उससे इसको जाहिर किया जाए। राइट बच्चों, देखते हैं क्या बात करना चाह रहे हैं आप। हमने कहा कि देखिए अगर प्राइस 20 है, कम होके कितनी हो जाए, 10 हो जाए, तो नतीजे के तौर पे डिमांड जो है वो क्या होगी बच्चों, ज्यादा हो जाएगी। राइट जी, डिमांड जो है वो 200 से 300। तो हमने कहा फर्ज करें कि पहली प्राइस 20 यहाँ पे है और आप पॉइंट बी पे हैं, लेकिन प्राइस कम होके 20 से कितनी हो गई, फर्ज करें प्राइस कम होके 20 से हो गई 10 हो गई, ठीक है जी। तो क्वांटिटी 200 से बढ़ के कितनी हो गई, 300 हो गई, और हम बी से कहाँ आ गए, सी पे। हमने कहा था ये एक्सटेंशन इन डिमांड है, ठीक है जी। लेकिन अगर प्राइस में इजाफा हो गया, प्राइस में इजाफा हो गया, प्राइस इंक्रीज हो गई, तो नतीजे के तौर पे डिमांड में क्या होगा बच्चों, शाबाश, डिमांड में कमी आ गई। वो कैसे, क्या हम कहते हैं प्राइस 20 थी, 20 से हो गई 30, ठीक है जी। उसके नतीजे में क्वांटिटी डिमांडेड 20 से कितनी हो गई, 100। आप बी से कहाँ आ गए, ए पे, क्या कहेंगे इसे, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक हो गया बच्चों। अब देखिए बात ये हुई, प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ी, एक्सटेंशन, हम बी पॉइंट से सी पे आ गए, और प्राइस बढ़ी 20 से 30, डिमांड हो गई 200 से 100, हम बी से कहाँ आ गए, ए पे, और ये क्या कहलाएगी, कॉन्ट्रैक्शन। राइट जी। अच्छा, तो क्या प्राइस के कम होने से या ज्यादा होने से डिमांड में जो चेंज आई है, हमने एक ही डिमांड कर्व के ऊपर शो किया या नहीं की, सवाल ये। तो आप कहेंगे यस सर ऐसा हुआ है, आपने इसे एक ही डिमांड कर्व पे जाहिर किया है, ऐसा ही बच्चों। तो हमने इसे एक ही डिमांड कर्व पे जाहिर किया है, राइट हो गई बात। अच्छा, और अगर हम ये कहें कि हम बात कर रहे हैं किस पे, प्राइस के चेंज होने के, प्राइस कांस्टेंट रहे लेकिन बाकी फैक्टर चेंज आए, तो फिर हम ये कहते हैं कि भाई प्राइस कांस्टेंट होगी, बाकी फैक्टर या फैक्टर्स चेंज लेकर आएंगे, तो हम इसका नाम रखेंगे चेंज इन डिमांड, और इसको हम शो करेंगे शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व से, शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, यानी डिमांड कर्व आपका पूरे का पूरा ही शिफ्ट हो जाएगा। उसके लिए हमने मिसाल ये ली थी कि फर्ज करें मैं टीचिंग नहीं करता, मेरी बेडन रोड पे हीटर्स की दुकान है, और मैं एक हीटर बेच रहा हूं, लेट से 8,000 रुपए का, ठीक है, और मेरे रोज के 50 हीटर आराम से बिक जाते हैं, सही है बच्चों। तो मेरा जो
बी पॉइंट है, वहां पे मेरा एक डिमांड कर्व बनता है D1। लेकिन होता यह है कि प्राइस चेंज नहीं होती, प्राइस वही रहती है। सर्दियां आ जाती हैं, सर्दियों में आप सब बच्चे जानते हैं हीटर क्या होगा, ज्यादा बिकेगा। तो जब हीटर ज्यादा बिकेगा तो क्या होगा बच्चों, अल्टीमेटली डिमांड जो होगी बच्चों क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो हम कहते हैं सर्दियों की वजह से विंटर सीजन आ गया और डिमांड जो है वो बढ़ गई, और बढ़ के हो गई 50 से कितनी होगी बच्चों, 75। ठीक है, बिल्कुल सही। पॉइंट सी पे चले गए। अब हमें अपना डिमांड का भी राइट वर्ड क्या करना पड़ेगा, हमें अपना डिमांड कर भी राइट वर्ड शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो वी हैव टू शिफ्ट अवर डिमांड कर्व टू वर्ड्स राइट। तो हमें अपना डिमांड कर्व राइट वर्ड शिफ्ट करना पड़ेगा। ये देखिए, ये क्या बन गया, D2 बन गया। इसे हम कहेंगे राइटवर्ड शिफ्ट, और किताब में लिखा है आउटवर्ड शिफ्ट, और हम इसे कहेंगे राइज इन डिमांड। ठीक है जी। लेकिन इन केस फिर गर्मियां आ गई तो फिर क्या होगा, तो गर्मियां आने की सूरत में यही हीटर जो बिक रहे हैं कीमत वही है 25 बिक रहे हैं, हम बी से किधर आ जाएंगे, ए पे। डिमांड कब कहाँ आ जाएगा, लेफ्टवर्ड आ जाएगा। बिल्कुल सही बताया आपने। और हम इसे इनवर्ड भी कहेंगे, किताबों में से बाहर जाए तो आउटवर्ड, अंदर जाए तो इनवर्ड, या राइट एंड लेफ्ट। और इसको हम कहेंगे फॉल एंड डिमांड। राइट जी। अब आपको याद रहेगा कि अगर कोई बंदा आपसे ये कहे कि एक्सटेंशन इन डिमांड हुई है तो तुम्हारी कीमत कम करके डिमांड बढ़ाई गई, और अगर राइज इन डिमांड हुई है कीमत नहीं चेंज हुई, अदर फैक्टर ने डिमांड बढ़ाई, और ये शिफ्ट फैक्टर है। क्योंकि प्राइस प्राइम फैक्टर है उसकी वजह से शिफ्ट नहीं होता, शिफ्ट अदर फैक्टर की वजह से होता है। और अगर कोई के कॉन्ट्रैक्शन हुई है तो प्राइस बढ़ी है, क्वांटिटी कम हुई है। और अगर कोई के फॉल हुआ है, प्राइस हुई है, क्वांटिटी कम हुई है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हुआ है डिमांड। राइट जी। प्राइम फैक्टर की निशानी क्या होती है डायग्राम में, प्राइम फैक्टर की निशानी क्या होती है, प्राइम वेरिएबल की निशानी क्या होती है। इसकी निशानी ये होती है बच्चों कि प्राइम फैक्टर हमेशा इस जगह पे लिखा होता है, चाहे दूसरे फैक्टर का भी चेंज हो, ये डायग्राम में इसको इज्जत दी जाती है, इसकी सीट होती है पैदा। ठीक है ना, प्राइम फैक्टर की ये निशानी होती है कि इसके डायग्राम के किसी एक्सिस पे इसे जगह दी जाती है कि ये प्राइम। लेकिन देखिए हम बात कर रहे हैं वेदर की, वेदर को कोई जगह दी है हमने, वेदर को दी, प्राइस को दी है क्योंकि वो प्राइम है। सिर्फ एक दफा एक्सेप्शन हुआ है कि हमने प्राइस को हटा के इनकम लिखी थी समझाने के लिए। समझ आ रही बात, मुश्किल बात तो नहीं है। इसके बाद हमने बात शुरू की थी कि अब हर दफा डायग्राम तो नहीं बनाएंगे ना। अब हमने ये कहा था कि देखो भाई, अगर आबादी बढ़ गई, पॉपुलेशन में इजाफा हो गया, पॉपुलेशन में इजाफा हो गया, नंबर ऑफ कंज्यूमर बढ़ गए, तो डिमांड में इजाफा हो जाएगा और आपका डिमांड का राइट वर्ड चला जाएगा। अब ये जो राइट वर्ड जाना, ये मेरा डायग्राम समझे, मैं वहां से उठा के इधर ले आया। ठीक है जी। और अगर किसी मुल्क की आबादी में बच्चों कमी आ गई तो नंबर ऑफ हेड्स कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ कंज्यूमर कम हो जाएंगे, तो डिमांड भी कम हो जाएगी, लेफ्ट चली जाएगी। राइट बच्चों। अच्छा, और अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, बोनस वगैरह मिल गए, तो डिमांड राइट वर्ड। और अगर इन केस कम हो गई तो किधर आ जाएगा, लेफ्ट वर्ड। सही होगी बात, कोई चीज मुश्किल तो नहीं है बच्चों, सही है। अच्छा बच्चों, ये दोनों चीजें यहां से पढ़ लोगे। एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बायर इन द मार्केट लाइकली टू इंक्रीज द प्रोडक्ट डिमांड, a decrease in the number of buyer will probably decrease the demand। सही होगी बात बच्चों। इसके अंदर मिसाल भी दे रहा है, the rising number of people in Pakistan due to population growth and due to refugees। ठीक है जी।
तो कोई बच्चा ये बता सकता है माइग्रेशन एंड इमिग्रेशन में क्या फर्क होता है? क्या? इमिग्रेशन, माइग्रेशन। जाना और देखिए बात ये होती है, जो माइग्रेशन होता है ना, वो माइग्रेट करने वाले को हम रेफ्यूजीज कहते हैं। ये मजबूरी के हालात में होता है, एक जमीन तंग होगी दूसरी पे आ गई। इमिग्रेशन जो होता है वो इंडिविजुअली बंदा खुद अडॉप्ट करता है। जैसे आप इमिग्रेशन की एप्लीकेशन कनाडा के लिए बुक सबमिट करते हैं, अमेरिका के लिए करते हैं, ब्राजील के लिए, नॉर्वे के लिए, साउथ अफ्रीका के लिए, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के लिए, वो इमिग्रेशन है, उसके अंदर IMM होता है। और माइग्रेशन एक शहर से दूसरे शहर भी हो सकती है। जैसे आप देखिए लाहौर में ज्यादा लोग कहाँ से आए हैं? लाहौर में ज्यादा लोग तो लाहौर के हैं ही नहीं। लाहौर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल सिटीज ऑफ पाकिस्तान। कोई शकरगढ़ से आया है, कोई बुरे वाले से आया है, कोई चिश्तियां से आया है, कोई कोई पेशावर से आया है, कोई मर्दान से आया है। ये है ना लाहौर। और यही वजह है कि लाहौर में कोई एक मिजाज आपको नहीं मिलेगा। और क्राइम रेट भी हाई है, ऐसी जगह पे क्राइम रेट हाई होता है, ठीक है ना। अच्छा बच्चों, तो जब लाहौर से बाहर से लोग आए हैं, वो साथ बुराइयां भी अपनी लेके आए हैं, सीधी बात। सीधी बात है, लोग अपनी बुराइयां भी लेके आते हैं, फिर वो सारी बुराइयों का गढ़ बना दिए लोग। फिर ऐसे शहर का एक और मुसीबत पड़ जाती है, 3 3 4 4 तरह की पुलिस रखनी पड़ती, डॉल्फिन फोर्स, पैरामिलिट्री स्टाफ, और ये वो, चूंकि आबादी ज्यादा क्राइम ज्यादा होगा ना। इस्लाम में ये है कि शहर छोटे बनाओ, शहर छोटे बनाओ, जब एक शहर में काफी आबादी हो जाए नया शहर आबाद करो। हमारे यहाँ मेरा हाल है, नए शहर आबाद गोरा ही करके गया है, 1 मिनट घुमरी बात किया था उन्होंने, एक लैलपुर किया था, लैलपुर को हमने फैसलाबाद बना दिया, और मिंट घुमरी का नाम पता नहीं क्या रख दिया नया। तो वो इस तरह शहर आबाद करने, शहर आबाद करने चाहिए नए, बल्कि उसी शहर में आबादी नहीं बढ़ानी चाहिए। अब देखिए ना, मेरे नजदीक लाहौर पाकिस्तान पंजाब की आबादी 10 करोड़ है, तो अगर 2.5 करोड़ पाकिस्तान लाहौर में रह रही, तो 1/4 तो लाहौर में आ गई। अब फिर यहाँ मेट्रो बनानी पड़ेंगी, ऑरेंज ट्रेन बनाने पड़ेंगे, तो सारा खर्चा यहाँ हो जाएगा, सारा खर्चा। और छोटे छोटे शहर वाले महरूम रह जाए, उसकी वजह जरूरत है, क्योंकि ऑरेंज ट्रेन अब हम बुरे वाले में तो नहीं चलाएंगे ना, जहां आबादी होगी वहीं चलाएंगे। एक और खर्चा कैसे बढ़ेगा? अब ये घर जब बना होगा जिसमें हम बैठे पढ़ रहे हैं, ये घर कोई खानदानी आदमी होगा मेरी तरह, सॉरी, और उसने अपने 2 बच्चों और एक मियाँ बीवी के लिए बना होगा, क्या हाल है? तो जाहिर है इसका बाहर का सीवरेज का पाइप भी तो उतना ही होगा ना। हमने पीछे 4 या 8 वाशरूम बनाकर पाइप उसी में डाल दिया, अब वो सीवरेज हमारा निजाम संभाल लेगा? जाहिर है सेप्टिक वाटर नहीं संभाल सकते, फिर आपको क्या, पाइप नहीं डालो, उससे नलके का निजाम तबाह होगा, तो ये सारा डिसॉल्व हो जाता है सिस्टम, तबाह हो। तो बेहतर क्या है कि बेहतरीन प्लानिंग करें, और ये कोई मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ प्लानिंग कर ली जाए तो मसला हल हो जाता है। कि सीए के तमाम ओनर्स को इकट्ठा करके कमिश्नर अपने पास बुलाए, तो कहे कि भाई ये पॉसिबल नहीं, हम आपको रिंग रोड के साथ एक जगह देते हैं, बसें चलनी ही रिंग रोड पे, और किसी एज पे जाके पढ़ ली तो चारों पांचों इकट्ठे कॉलेज बना लो, जमीन भी सस्ती, रश से भी जान छूट जाएगी, और हम सब एक बार रिंग रोड पे चलेंगे सुकून से जाके, वहां पे खुली जगह पे सांस ली, आप भी मैं भी, बेहतरीन, शहर वालों की जान छूटी। सेक्रेटरीट उठाओ, रिंग रोड की पल्ली तरफ ले जाओ, आधी ट्रैफिक खत्म हो जाएगी। फ्रीड कोर्ट हाउस, ये सारे जजों के वकीलों के सारा निजाम उठा के ले जाओ बाहर, क्या हाल है बच्चों? ट्रैफिक खत्म हो जाएगी, किसी एम्बुलेंस से गुजरना है, किसी बीमार ने जाना है हॉस्पिटल, आसानी हो जाएगी। प्लानिंग का क्या है यार, आज बैठ जाए तो प्लानिंग हो जाएगी, इसी रिसोर्सेज में हो जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ प्लानिंग क्या होती है, अगर आप गौर करें, आपने अंडरपास देखे, उनकी साइडों पर टाइलें लगी हुई थी, किसी पे पीली, किसी पे सादी, किसी पे नीली। हमने कहा इससे तो हमारी माशी तरक्की रुकी हुई है। माशी तरक्की कैसे होगी? ये टाइलें तोड़ो, यहाँ ट्यूबें लगाओ। अब जितने की टाइलें तोड़ के आपने ट्यूबें लगाई ना, 2 हॉस्पिटल बन जाए।
अब ये है वेयर वी वेस्टेड। आप नहर पे जाके देखें, कहीं से भी कटिंग डाल के सड़क बन रही है, पैच मारते हैं कटर से, अगले दिन सड़क बना रहे हैं। और सिग्नल पे 4 जगह पे खड्डा है जिसकी वजह से ट्रैफिक लेट होती है, और साल हो गया मुझे वहां से गुजरते हुए। उसको नहीं ठीक करना, उसको हमने ठीक, उसको नहीं ठीक करना। वो ठीक करेंगे लोग फिर तेज हो जाएंगे ना, मुल्क को तेज थोड़ी चलाना हमने। तो हम क्या कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी की फास्ट गोइंग रोड जिसमें मुझे कोई नक्श नजर नहीं आ रहा, हम क्या कर रहे हैं, उखाड़ो इसको दोबारा बनाओ, ये नहीं सही बना। और वो जो खड्डा है, रोज ब्रेक लगती है वहां पे। हम यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हैं, मैं छोड़ के आता हूँ ना अपनी बेटी को हैले कॉलेज, वहां जब मैं निकलता हूँ तो बाहर क्या होता है, खड्डा होता है। और मेरी बेटी को भी ना अकाउंटेंट बनने का शौक है आपकी तरह, लेकिन वो कहती पापा सीए में बड़ा रिस्क है, मैंने ये नहीं लेना। ये कभी होता है कभी नहीं होता। शी टुक अप द अकाउंटिंग इन फाइनेंस, तो वो वहां पढ़ रही। अच्छा बच्चों, वो कह रही बाद में कन्वर्ट करके एससी कर लूंगा। अच्छा यार तेरी बच्ची। अच्छा बच्चों, एनीवे, तो हम बात, और वैसे भी हमारी फैमिली में सीए पार्ट टाइम होता है, फुल टाइम सीए को स्टडी माना शुरू से ही मसला। मेरे मामू ने भी ऐसे ही सीए किया, मेरे सालों ने भी ऐसे ही किया दोनों ने, कि ग्रेजुएशन किया, मास्टर किया, साथ ऐसे ये कोर्सेस से आप पढ़ने कोर्स ले लिए, पढ़ते रहे, पेपर देते रहे, साथ सीए हो गए पार्ट टाइम। और मेरे एक साल तो सीएमए भी किया हुआ, सीए भी किया हुआ, एमए इंग्लिश भी किया हुआ, और बीएस किया हुआ। उसके अंदर वो होता है ना कुकिंग शुकिंग का, वो क्या कहते हैं उससे, वो भी किया, शेफ का भी किया हुआ बीएस। तो लेकिन एंड पे आ गया, पता चला वो 2-3 साल पहले पूछा क्या करना क्या चाहते थे, कहता है इंटीरियर डेकोरेटर बनना चाहते थे। यानी उसे सुकून नहीं आया, इंग्लिश कर लिया सुकून नहीं आया, बीएस कर लिया, उस पहले बीएस किया किसके अंदर, वो कुकिंग वुकिंग वाले काम, फिर एमए इंग्लिश किया, कोई सुकून नहीं आया। फिर सीएमए में दाखिला ले लिया, वो भी कर लिया, फिर उसके पेपर की एग्जामिशन इधर ले गए, इधर से सीए भी कर लिया, फिर भी सुकून नहीं आया। एंड में पता चला बनना क्या चाहते थे, लेकिन अब वक्त गुजर चुका है। अब वो कहना कि मैं अब करूंगा, तो उसकी बीवी डॉक्टर है, उसने कूटना पकड़े। नहीं कह रहा कि मेरी जिंदगी खराब कर रहा है। अच्छा बच्चों, यहां तक कोई चीज मुश्किल, मेरे अपने ही हालात थे। मैं पहले एमएससी इकोनॉमिक्स करी, फिर मैंने एमबीए शुरू कर दिया, फिर मैंने एमएससी कंप्यूटर साइंस शुरू कर दी। ठीक है, इतने में मेरे कई सोरे भाग गए, उन्होंने कहा था पता नहीं की मूड है, कभी इधर भज जाता, कभी उधर भज जाता, पता नहीं कल साडी कुड़ी ने की करे। अच्छा बच्चों, और दूसरा मैं टीचिंग करता था, टीचर को कोई बेटी नहीं देता, वो कहते यार यार गल्ला ही करेगा बस, करेगा कुछ नहीं, हकीकत है। अच्छा बच्चों, एनीवे, तो नंबर, अब दूसरी तरफ क्या है, अगर इनकम बढ़ जाए तो क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी, और इनकम कम हो गई, डिमांड कम हो जाएगी। अच्छा बच्चों, अब क्या जी बेटा, यहाँ पे क्या बोला, कहते हैं सिंपल रूल इज मोर हेड्स मोर डिमांड, ज्यादा बंदे ज्यादा डिमांड। सिंपल मिसाल है, जितने बंदे, तो फर्ज करो तुम 2 बहन भाई हो, तो तुम्हारे घर 10 किलो आटा आएगा, इसके घर में 18 बच्चे हैं, 18 बहन भाई, पिकअप पे आएगा, मोर हेड्स मोर डिमांड। समझ आई बात। अच्छा बच्चों, अब आगे क्या आ गया बच्चों, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस। अच्छा बच्चों, सॉरी मेरी बायोलॉजी जरा कमजोर है। अच्छा बच्चों, अब आगे कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, ये कौन सी प्राइस है बच्चों, है नहीं, रूमर फैली हुई है कि कीमत बढ़ने वाली है, तो कीमत बढ़ने वाली तो आज की डिमांड क्या होगी, और अगर हो गया नहीं फ्यूचर में तो कीमत कम होनी है, तो फिर क्या होगी, आज की डिमांड ज्यादा होगी। सही है जी। अच्छा, टेस्ट का तो सिंपल है यार, जब भी किसी चीज का टेस्ट लगाएंगे, उलट हो गया, ये फ्यूचर है। जरा मैं दोबारा देख लेता हूँ क्या मसला है, इंसान ये गलती हो सकती है भाई, रिपोर्ट थोड़ी। फ्यूचर में चीज महंगी हो जानी है, तो क्या करें, आज खरीद लो, मौका बड़ा अच्छा है भाई। सही कह रहा है बच्चा, मैंने जानबूझ के किया, मैंने कहा चेक कर, तो सो रहे जाग रहे। ये भी बड़ा अच्छा टेस्ट लेने का तरीका नहीं बच्चों। एक दो बच्चे बोले, बाकी तो चुप ही हैं। अच्छा बच्चों, सही होगी बात। और फ्यूचर में कीमत गिरने वाली है, तो आज क्या करेंगे, आज नहीं खरीदेंगे, फिर तब खरीदेंगे, राइट जी।
अच्छा बच्चों, अगर किसी चीज का टेस्ट अजीब सा हो तो पहले टेस्ट लगेगा तो डिमांड बढ़ेगी ना। मिसाल क्या ले लें, चॉकलेट। चॉकलेट चॉकलेट जब बंदा खाता है पहली दफा क्या होता है बताओ, कड़वी लगती है यार, ये क्या, गांव से जब आए होंगे किसी ने चॉकलेट आपको लगेगी यार आएगी तो कच्चे कड़ेले खवाई यार, है ना। लेकिन जब वो लग जाती है तो फिर आप डायरेक्ट उसकी तरफ ही जाते हैं, कैडबरी, है ना जी। वो देखो वो किट कैट कहते हैं, जो भी जने खाते हैं आप, मुझे जैसे बाउंटी पसंद है। एनीवे बच्चों, आगे क्या आगे, एडवर्टाइजिंग। वो एक स्नीकर नाम की बड़ी अच्छी है, आई लव इट। उसको बड़ा मशहूर है। मैं बच्चा एक था तो उसे स्नीकर कहना नहीं आता था, तो मेरे पास आ गया, कहता है इसका नाम नहीं याद होता। बड़ा आसान है, तू क्या पहनता है, कहता है निकर। मैंने कहा उसके साथ एस लगा, स्नीकर। अच्छा बच्चों, आगे आगे एडवर्टाइजिंग, लेकिन किसी चीज की एडवर्टाइजिंग करेंगे तो क्या होगा, बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस हो जाएगी ना। और अगर एडवर्टाइज रिवर्स इसको कहने की जरूरत नहीं। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, तो यहाँ पे क्या लिखा है, चेंज इन द कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन में शिफ्ट द डिमांड, ए न्यूली फॉर्म्ड एक्सपेक्टेशन ऑफ हायर फ्यूचर प्राइसेस में कॉज कंज्यूमर टू बाय नाउ। अगर पता है मुस्तकबिल में चीज महंगी होनी तो लोग आज ज्यादा खरीदेंगे। और कहता है कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जब किसी चीज का टेस्ट डेवलप करोगे तो डिमांड उससे इफेक्ट होगी, और जब किसी चीज की प्रमोशन करोगे, एडवर्टाइजिंग करोगे तो उससे भी डिमांड में इजाफा होगा। राइट जी। अच्छा बच्चों, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इसमें सबसे पहले क्या आ गया, सब्सिट्यूट। ये आपने पढ़ा हुआ पहले। चलिए बताइए हम क्या बेच रहे थे, हम कोक बेच रहे थे हम, और पेप्सी बेच रहा था हमारा दुश्मन। दुश्मन समझते हैं, कंपेटिटर। हम क्या बेच रहे थे, कोक। तो हमने कहा था प्राइस ऑफ कोक जो है ना वो चेंज नहीं हुई, क्योंकि प्राइस चेंज होगी फिर तो हमारा assumption ही गलत हो जाएगा। इस सारी बहस में अदर फैक्टर ने चेंज होना है, प्राइस ने चेंज नहीं होना। तो अदर फैक्टर के अंदर यह है कि प्राइस ऑफ कोक चेंज नहीं हुई, लेकिन प्राइस ऑफ पेप्सी का डिक्रीज हो गई। नतीजे के तौर पे डिमांड ऑफ पेप्सी बढ़ गई। अब लोग पेप्सी पी रहे हैं तो कोक तो नहीं पियेंगे ना, फिर दोनों पियेंगे, नहीं कोक नहीं पियेंगे, लिहाजा कोक की डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है। अगर उसकी प्राइस को इससे मैं डायरेक्ट जोड़ू तो मैं कहूंगा कि देखो उसकी प्राइस के कम होने से हमारी डिमांड में सेम इफेक्ट हुआ है, और ये है दोनों ऐसे, दैट इज सब्सिट्यूट। लेकिन इससे हमारा डिमांड कर्व किधर जाएगा, दैट इज लेफ्टवर्ड, क्योंकि हमारी तो डिमांड कम हुई है। हम तो अपना डिमांड कर्व बनाएंगे, कीमत उसकी चेंज हुई, डिमांड कर्व हमारा इफेक्ट हो रहा है, यही तो कह रहे हैं हम। राइट जी। अच्छा, अब प्राइस ऑफ कोक जो है वो सेम है, लेकिन प्राइस ऑफ पेप्सी क्या हो गया बच्चों, बढ़ गई है। प्राइस ऑफ पेप्सी बढ़ गई है, तो लोग पेप्सी पियेंगे। ओए छोड़ो यार, इतनी महंगी पेप्सी पी के क्या करना है, वो उसकी जगह आप जब मेहमान बन के जाएंगे क्या भेजेंगे आपको, कोक पिलाएंगे। अगर डायरेक्ट असर देखूं तो उसकी कीमत के बढ़ने से हमारी डिमांड में इजाफा हुआ है, दोनों सेम डायरेक्शन में, ज्यादा सब्स्टिट्यूट है। इसका मतलब है जब भी हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, अगर दूसरे की प्राइस हमारी डिमांड को इफेक्ट कर रही है, प्राइस के कम होने से हमारी डिमांड कम हो और उसकी प्राइस के बढ़ने से हमारी डिमांड बढ़ जाए, तो ये सेम असर है, और सेम से हम क्या निकालेंगे, सब्स्टिट्यूट। अलबत्ता अगर हमारी डिमांड कम हुई है किधर जाएंगे, लेफ्टवर्ड, और अगर बढ़ गई तो किधर जाएंगे, राइटवर्ड, क्योंकि प्राइस तो चेंज नहीं ना हुई। तो एक्चुअली सारी डिटेल वही है, ये लेफ्ट और राइट नहीं है। रिवाइज हो गया कि नहीं, दोबारा याद हो गया। अभी एक दफा और पढ़ेंगे इसको, जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सप्लाई में जाएंगे फिर ये दोबारा आएगा, क्रॉस इलास्टिसिटी में। अच्छा बच्चों, अब ये यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कोक और जूस आपस में क्या है, सब्स्टिट्यूट है। कहता है व्हेन टू प्रोडक्ट्स आर सब्स्टिट्यूट, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन विल, देखिए डायरेक्ट ही बता रही है, एक की प्राइस के बढ़ने से दूसरे की डिमांड बढ़ेगी, उसने डायरेक्ट ही कह दी। और कन्वर्सली एक की प्राइस के कम होने से दूसरे की डिमांड कम होगी, तो ये कहलाएगा सब्स्टिट्यूट। राइट जी, मुश्किल बात तो नहीं है। अच्छा जी, तो जी जी
ना ना राइज एंड फॉल पड़ेगा, क्योंकि प्राइस तो चेंज नहीं हुई, प्राइस दूसरे की चेंज हुई, अपनी तो चेंज नहीं हुई। ये देखो अपनी प्राइस के ऊपर बार लगा हुआ, ये देखो वही बार लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ। कोक की प्राइस चेंज नहीं हुई, पेप्सी की वो दूसरी है, हमारी नहीं, हमारे मॉडल में नहीं, दूसरे के मॉडल। एक्सोजेनस फैक्टर है, इंडोजेनस नहीं। एक्सोजेनस क्या होता है, जो आपकी बहस के बाहर का है। तो हमारी बहस कोक पे हो रही थी ना, तो वो एक्सोजेनस है, बाहर का है, ठीक है। हमारा इंडोजेनस कौन है, कोक है, राइट। अच्छा बच्चों चलिए, अब आ गया क्या बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं, that is jointly demanded, jointly demanded, इकट्ठे डिमांड होते हैं। मिसाल क्या थी, हम क्या बेच रहे थे, बॉल बेच रहे थे, बैट दूसरे बेच रहे थे, तो प्राइस ऑफ बॉल चेंज नहीं हुई, लेकिन बैट सस्ता हो गया। अब बैट सस्ता हो गया तो बच्चों, जो बच्चे खेल रहे थे, बास्केटबॉल खेल रहे थे, जो बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, हॉकी खेल रहे थे, बांदर किला खेल रहे थे, पकड़न पकड़ाई खेल रहे थे, हाइड एंड डिलाइट खेल रहे थे, सब क्या खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे। और जब हर एक के पास बैट आ जाएगा तो बैट बगैर बॉल के नहीं चल सकेगा, लिहाजा बॉल की कीमत की डिमांड भी ज्यादा हो जाएगी, और हमारा डिमांड कब किधर जाएगा, राइट वर्ड। देखिए हमारी कीमत चेंज नहीं हुई, लेकिन डिमांड चेंज हो गई। लेकिन क्या हुई है, अपोजिट हुई है, उसकी प्राइस के कम होने से हमारी डिमांड ज्यादा हुई है। तो कन्वर्स असर आया, कन्वर्स उलट को कहते हैं, और इसका भी कॉम्प्लीमेंट भी सी से होता है। तो उसकी प्राइस कम हो, हमारी डिमांड कम हो जाए, उसकी प्राइस बढ़ जाए, उसकी प्राइस कम हो, हमारी डिमांड बढ़ जाए, और उसकी प्राइस ज्यादा हो, हमारी डिमांड कम हो जाए। अपोजिट चले, क्या चले, अपोजिट, ठीक है। कन्वर्स, रिवर्स, उल्टा, उसकी प्राइस का ताल्लुक जुड़े तो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट। कन्वर्स बोले हैं ताकि सी याद है। अच्छा बच्चों आगे क्या आ गया, प्राइस ऑफ बॉल क्या होगा, और प्राइस ऑफ बैट बढ़ जाए। अब बैट महंगा हो गया, अब गरीबों के बच्चों ने बैट खरीदना छोड़ दिया, बैट है ही नहीं। जब बैट नहीं है तो बॉल भी, क्रिकेट का बॉल भी नहीं खरीदेंगे। अब डिमांड का किधर चला जाएगा, लेफ्ट वर्ड। लेकिन उसकी प्राइस के बढ़ने से हमारी डिमांड कम हो गई है, असर कन्वर्स है। तो कन्वर्स के लिए आइडियल है सी, सी दैट्स कॉम्प्लीमेंट, राइट जी। लेकिन इस बार नया क्या है कि डिमांड का किस तरह राइट और लेफ्ट मूव करे, राइट जी। मुश्किल बात तो नहीं कर दी मैंने कुछ, ठीक है जी। तो दोबारा देख लेते हैं, अगर दूसरे की प्राइस के कम होने से हमारी डिमांड कम हो, डिमांड का लेफ्ट बढ़ जाएगा। अगर दूसरी की प्राइस के ज्यादा होने से हमारी डिमांड ज्यादा हो, डिमांड का राइट बढ़ जाएगा। लेकिन चूंकि डायरेक्शन सेम है इसलिए ये सब्स्टिट्यूट कहलाएगा। लेकिन दूसरे की प्राइस के उल्टा चलने से, कम होने से हमारी डिमांड ज्यादा हो, डिमांड का राइट बढ़ जाएगा। और अगर दूसरे की प्राइस ज्यादा होगी, हमारी डिमांड कम होगी, लेफ्ट बढ़ जाएगा। लेकिन असर उल्टा आ रहा है, उसकी कीमत कम होती है, हमारी डिमांड बढ़ जाती है, और उसकी प्राइस ज्यादा होती है, हमारी डिमांड, लिहाजा कन्वर्स असर आने पे कॉम्प्लीमेंट। लेकिन अगर दो चीजों की कीमतें के बदलने से असर ही ना आए, ठीक है जी, तो हम उन्हें क्या कहेंगे, अनरिलेटेड इंडिपेंडेंट गुड्स। जैसे हमने मिसाल दी थी क्या, प्राइस ऑफ फैन कह लें, और डिमांड ऑफ नेल पॉलिश, असर पड़ेगा कोई, नो। फैन की कीमत का उससे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है प्राइस ऑफ नेल पॉलिश इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्राइस ऑफ, या सॉरी, डिमांड ऑफ नेल पॉलिश इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्राइस ऑफ फैन, राइट जी। ये दोनों अलग अलग चीज। अच्छा बच्चों, तो यहाँ पे लिख दिया उसने, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री गुड सिंपली कॉम्प्लीमेंट यूज टूगेदर टिपिकली डिमांडेड जॉइंटली। कहता है कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर क्या है आपस में, कॉम्प्लीमेंट्री। और इसी तरह सेल फोन और सेलुलर सर्विसेज एक दूसरे के साथ क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो कहता है कि अगर कॉम्प्लीमेंट की प्राइस गोज अप, डिमांड गोज डिक्लाइन। उलट हो गया ना, प्राइस अप डिमांड डिक्लाइन, ठीक है। कन्वर्सली प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट फॉल और डिमांड इंक्रीज।
तो क्या बन जाएगा? कन्वर्ट्स एंड कॉम्प्लीमेंट, राइट जी। और अनरिलेटेड गुड की क्या मिसाल दी है? द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ गुड्स आर नॉट रिलेटेड टू इच अदर, एग्जांपल इज बटर एंड गोल्फ बॉल्स, ये भी सही है। Potatoes and automobile, bananas and wristwatch, these all are independent of each other, right जी। किताब कहती है कि तुम्हें इंडिपेंडेंट चीजें नहीं मिल रही, इंडिपेंडेंट चीजें ज्यादा हैं और रिलेटेड चीजें कम। सही बात। अच्छा बच्चों, चलिए इनको मैं छोड़ देता हूँ, ये मैं पेपर में दे दूंगा या टेस्ट में करा दूंगा आपको, इसको फिलहाल छोड़ते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड पे, सप्लाई पे सॉरी। अब बच्चों डिमांड खत्म हो गया, किसकी तरफ चलने लगे हैं? सप्लाई की तरफ। अच्छा, डिमांड किसकी तरफ से थी और सप्लाई किसकी तरफ से है? सेलर की तरफ से, राइट जी। डिमांड किसकी तरफ से थी? कंज्यूमर की तरफ से। और सप्लाई किसकी तरफ से होगी? सेलर्स की तरफ से। अच्छा, जब आपने कंज्यूमर की सारी बातें सुनी, सेलर को कंसीडर किया? एक मिनट के लिए भी नहीं सोचा सेलर क्या सोचता, आपने सिर्फ क्या सोचा? तो आज जब सेलर कोई बात बताएगा तो आप कंज्यूमर के बारे में सोचेंगे? नहीं सोचेंगे, क्योंकि उसकी राय जैसे लेते वक्त इसकी नहीं सुनी, तो अब इसकी राय लेते हुए उसकी नहीं सुनेंगे। फिर दोनों को इकट्ठा जब करेंगे इक्विलिब्रियम में, तब दोनों की राय एक दफा में मर्ज कर देंगे, राइट जी। चलिए सबसे पहले देखते हैं सप्लाई किसको कहते हैं। कहते हैं सप्लाई वो मिकदार होती है किसी चीज की जो कि एक सेलर बेचनी चाहता है। आप बेशक इस डेफिनेशन को रहने दें, आप यूं लिखें, एक क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, एक क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी a quantity of commodity a seller is willing to sell, a quantity of commodity a seller is willing to sell at a given price during a specific time period। क्या हाल है बच्चों? A quantity of commodity a seller is willing to sell at a given price during a specific time period। ये वो मिकदार है किसी चीज की जो सेलर बेचनी चाहता है किसी गिवन प्राइस पर, लेकिन कब? ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, राइट जी। मुश्किल बात तो नहीं कर दी कोई? क्या हाल है बच्चों? क्यों जी? इसका मतलब है सेलर के पास चीजें ज्यादा होती हैं। yes. हाँ होती हैं। हम जाते हैं एक रियल एस्टेट वाले के पास, उसके बाद ढेर सारे प्लॉट है, क्या वो आज सारे बेचेगा? नहीं बेचेगा। क्यों सारे नहीं बेचेगा? सोचें भाई, आज उतने बेचेगा ना जितनी आज की स्ट्रेटेजी है, बाकी कहाँ रखेगा? गोदाम में रख देगा। इसी तरह चावल वाला सारे चावल बेच देगा, कुछ चावल रखेगा ग्रोसरी स्टोर पे अपने, वो बेचेगा, और बाकी कहाँ रख देगा? स्टॉक में रख देगा। वो बेचेगा फिर कभी बेचेगा, लेकिन सारा कुछ तो बेचना नहीं चाहता है ना। प्लाट गोदाम में नहीं रखे जा सकते यार, वो उनकी फाइलें जो होती है वो पड़ी तो होती है गोदाम में ही पड़ी होती है, और क्या होती है? हाँ हाँ, फाइलें जो उनके रजिस्ट्रेशन ओनरशिप डॉक्यूमेंट है वो गोदाम ही होता है उनका। पीछे बल्कि उनके इतने बड़े रूम होते हैं जहाँ भरी पड़ी होती है फाइलें। भाई मीर लोग होते हैं, आपकी तरह थोड़ी एक रजिस्ट्री दादाजी के नाम थी, अब्बा जी के नाम हो गई, वही आपके नाम हो गई, ऐसे थोड़ी। क्या हाल है? मीर लोग होते हैं, जमीनें खरीदते हैं, बेचते हैं, बड़े। आपको नहीं पता मीर लोग कैसे होते हैं? अच्छा चले, आपको पता लग जाएगा वक्त के साथ साथ। अच्छा बच्चे, चले मान लेते हैं आप भी बड़े अजीबो गरीब लोग हैं, बल्कि अजीब का लफ्ज भी हटा देना चाहिए। अच्छा बच्चों, a quantity of commodity a seller is willing to
सेल, एक क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जो कि एक सेलर बेचनी चाहता है, इसका मतलब एक क्वांटिटी बेचना चाहता है, बाकी बेचना नहीं चाहता। कब? गिवन प्राइस, जो प्राइस गिवन उसे दी गई अगर पसंद आ गई तो। और उसका भी क्या है, एक टारगेट टाइम है, वो आपको ऑफर देगा भी कल तक आ जाओ, परसों तक आ जाओ, तो फिर तो ये बिड ठीक है, और अगर उसके बाद आए तो फिर नई प्राइस पे कंसीडर। ऐसे ही होता है कि नहीं होता? राइट, टाइम का मैटर वैसे भी करता है। आप रात को 2 बजे जाके हाइपर स्टार पे खड़े हो जाए, उन्हें को खोलो दुकान, मुझे 2 किलो चीनी चाहिए, बोल देंगे? नहीं भाई, टाइम है, उसके बाद ही है ना। तो हर सेलर का अपना एक टाइम होता है, सुबह 9 बजे खुलती है दुकान, रात 12 बजे, 10 बजे, 11 बजे, जो भी टाइम उसके अंदर आप बाय कर सकते हो। लेकिन अगर आप टाइम का ख्याल ना रखो तो फिर दुकान तो बंद हो गई। क्या हाल है बच्चों, है कि नहीं? एकदम मेरे साथ ऐसा हुआ था, एक जमाने में ना जहाज बड़ा महंगा था, आना जाना ना, आप लोगों को जहाज का होता है, आप अपने आप को ले लेते हैं। अच्छा, तो जहाज से सफर करना बड़ा महंगा था। अच्छा, रात को ना पीए का जहाज चलता था, कोई 12 12:30 बजे, और वो वहां पे ना वो आवाज लगाते थे एयरपोर्ट पे, कराची 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 कराची, उधर वाला लाहौर लाहौर लाहौर, ऐसे वाले लगाते थे। अब वो टिकट तय हो जाती थी। अच्छा, हम उस वारदात को समझ गए हुए थे। हम क्या करते थे कि अम्मी ने कराची जाना है, भाई रहते थे उनके, हमने टिकट लेनी नहीं, ना रेलवे की ना जहाज की। जिस दिन जाना है उस दिन बैग पकड़ना, जाके एयरपोर्ट बैठ जाना, रात को लेट जाना। वो जब फ्लाइट आनी ना, तो टिकट उन्होंने डील करनी, हमने कहना नहीं, हम तो 4,000 लेके आए। उन्होंने कहना आ जाओ, जहाज तो जा ही रहा है, बैठा लो। उन्होंने 4,000 में टिकट दे दी। इस तरह मामू भी यही करते थे उधर। वो आए रात को 12 1 बजे पहुंचे, कहते गोल्ड लिस्ट की डब्बी खत्म हो गई, जा भी सिगरेट लेके आ। अब सेलर का तो अपना टाइम होता है, मामू कहाँ देखते हैं कि जा भी जहां से मर्जी लेके आ। हम भी जज्बाती नौजवान थे, निकल पड़े। वहां पड़ी थी रोड़ी, सड़क बन रही थी। याद आया कि वो जो नाले के पास खोखा है ना, वो बंदा बाहर सोया हुआ। हमने कहा उसे जाके जगा लेंगे, डब्बी दे देगा। हम उसे जगाने गए, वो नहीं उठा, उसकी चारपाई के नीचे कुत्ता बैठा हुआ, वो पड़ गया। अब वो, मैं कुत्ता जैसे ही मेरी तरफ आया ना, तो नीचे पड़े थे गीटे, मैंने गीटा उठाया, कुत्ते को मारा। वो कुत्ते को नहीं लगा, चारपाई के कोने से स्विंग हुआ इधर को। किसको लगा? अच्छा, वो जैसे ही इधर स्विंग होना शुरू हुआ ना और कुत्ता भी पड़ गया, देन आई स्टार्ट रन। देखिए, बंदा भी, एक कुत्ता पड़ जाए बंदा कितनी तेज दौड़ता है, अब बंदा भी पड़ रहा है साथ, और तेज दौड़ता है। मैं वहां से गायब हो गया, घर आके काजी के सिगरेट नहीं मिले, दुकान बंद। लेकिन उससे सप्लाई वाला ये पॉइंट क्लियर हो गया कि चीज मिलेगी टाइम पे, अगर नहीं टाइम पे जाओगे कुत्ता पड़ेगा, सीधी बात है, और उड़ा मारेंगे, किसी और को ले आ देंगे। अच्छा बच्चे, यहाँ तो कोई चीज मुश्किल तो नहीं है ना जी? अच्छा बच्चों, नहीं, एकदम मुझे पत्थर भी मार दिया था किसी ने, तो सर फट गया था मेरा। लड़की थी एक, उसने पत्थर ही मार दिया, सर ही फट गया। अम्मा कहती कि जब कुरान खानी का कह गया मौलवी साहब के घर, मौलवी साहब की एक लड़की थी, उसके बाल कम थे, उसका नाम मुझे आता नहीं, सब उसको गंजी कहते थे, मैंने भी तो गंजी कह दी, गंजी मेरी अम्मी का। इतनी देर उसकी अम्मी आ गई, मैंने बात शुरू कर दी, उसने पत्थर उठाया, मैंने कहा बिल्ली शिल्ली को मारना होगा। अभी मैं बात ही कर रहा हूँ, पीछे आई ढंग करके आवाज आई, आधी को ईंट मेरे सर में। अच्छा, खूबी की बात यह है कि जी अगले दिन हम स्कूल गए, 7वीं में पढ़ता था, तो लड़कों ने पूछा कि यार वो ये सर कैसे फटा। अब उनको जाके स्टोरी सुनाई, यार वो मौलवी की कुड़ी छिड़े से नहीं टिकट मारी। अच्छा, वो कम वक्तों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, गवर्नमेंट कॉलेज तक मेरे साथ ही ग्रो करके सारे मेरे पीछे आए। और जब किसी इंट्रोडक्शन, बशीर साहब हमारे लड़कियों को छेड़ते हैं, मौलवी की लड़कियों को छेड़ते हैं, और उनसे ईंट खाते हैं। अच्छा बच्चों, है अब बच्चों बात होगी क्या, वहीं से मैंने सीख लिया कि यार ये काम नहीं करना भैया। पहली दफा लड़की को छेड़ो और ईंट पड़ जाए तो इंसान सुधर जाता है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे क्या आ गया जी, ये आ गई सप्लाई। ठीक है जी, ये वो बेचनी चाहता है, और ये क्या है, ये उसका स्टॉक है, ये वो बेचना नहीं चाहता, इसने रखा हुआ, फिर कभी बेचेगा।
लेकिन आज बेचने का मूड नहीं, आज वो उतना बेचेगा जिससे उसका घर चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, कैश फ्लो चल रहा है। ठीक है जी। तो इसको कहते हैं सप्लाई एंड स्टॉक। जो बेचना चाहता है वो सप्लाई है, जो नहीं बेचना चाहता वो कहते हैं। इसी पे बेस करके इसका लॉ ऑफ सप्लाई बनेगा। कैसे? कहता है जब तुम उसको प्राइस ज्यादा ऑफर करोगे ना, तो उसको मुनाफा क्या मिल रहा है? ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है। वो स्टॉक से माल उठाएगा, लाके कहाँ रख देगा? सप्लाई बढ़ा देगा। क्या हाल है जी? भाई 200 रुपए किलो चावल दूंगा यार मैं तुझे ना, 250 दूंगा। वो कहेगा 2 बोरियां और ले जा। क्या हाल है? आप कभी ये ओरिगा जाए ना, तो वहां पे पठान बैठे हुए सेल करने के लिए। वो आमतौर पर 1800 2000 में वो सूट दे देते हैं जो 6000 के। ठीक है। अच्छा, जब वो 2000 पे दे ना आपको 1800 पे, और आप वो ले लें, और फिर वो कहे कि बाजी मैं 2 और लाऊंगा, ऐसे इसका मतलब क्या हो गया? आपने प्राइस ज्यादा दे दी। अब वो क्या कर रहा है? वो कह रहा है मैं 2 कलर और ला के दिखाता हूँ। अब वो 2 3 और थमा देगा। क्यों? उसको कीमत क्या मिली है? ज्यादा। लेकिन अगर प्राइस कम हो तो क्या करेगा? वो मजबूरी उतना बेचेगा कि खर्चा चल जाए, और सप्लाई से माल उठा के ला के रख देगा स्टॉक में। प्राइस बढ़ी, सप्लाई बढ़ा दी, प्राइस कम हुई, सप्लाई कम कर दी। इसको कहते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई बोलना बेटा, सप्लाई नहीं बोलना। सप्लाई तो होता है जब बेगम साला खाते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ तक कोई चीज मुश्किल? ये बड़ों के मुहावरे में तो इन चीजों का पता नहीं, मैं तो ऐसे आप बता। अच्छा, सो लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है बच्चों? प्राइस बढ़ने पर सप्लाई बढ़ जाती है, वो मुनाफा ज्यादा नजर आ रहा है ना, तो कह रहा है अच्छी कीमत मिल रही, ज्यादा बेच देता हूँ। सप्लाई से चीज, स्टॉक से लाके चीज सप्लाई में डाल दी, और अगर कीमत कम मिले, उसका दिल ही सड़ जाएगा, डीमोटिवेट हो जाएगा। कहेगा अच्छा यार अब मजबूरी, उतना बेच दे के घर का खर्चा चले, बाकी चीजें रख दे, जब अच्छा मौका आएगा तब बेच। क्या हाल है बच्चों? ऐसे ही है। मान लें आपकी बात? चलो ठीक, मान लेते हैं। अच्छा, इसको क्या कहें? लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ने से पहले इसके भी डिटर्मिनेंट पढ़ लेते हैं यार। फिर क्या होगा? फिर काम जरा आसान हो जाएगा। क्या हाल है? तो पहले इसके डिटर्मिनेंट पढ़ लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई ये रहे। ठीक है जी। फिर लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा बच्चों, सबसे पहली बात यहाँ पे देख लीजिए। तो यार तू क्यों आ जाता सामने? सप्लाई शो। अच्छा बच्चों, ये देखिए, ये बंदा सप्लाई किधर है, स्टॉक किधर है, बताओ? हाँ, ये सप्लाई है। ठीक है ना? बंदा देखे कितना प्यारा बैठा हुआ, नहीं आ रहा? आप जैसा ही आपके इंकल है, देखो चीजों में मिक्स हो गए। अच्छा बच्चों, और ये क्या पड़ा हुआ है बच्चों? स्टॉक। ठीक है। तो अगर प्राइस बढ़ी, तो वो स्टॉक से माल निकालेगा, लाके किधर रख देगा? सप्लाई बढ़ा देगा। और अगर प्राइस कम हो गई तो गुस्सा करेगा, दिल छोड़ देगा, चीजें लाके कहाँ रख देगा? सप्लाई कम कर देगा। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ सप्लाई। इससे पहला डिटर्मिनेंट तो समझ आ गया क्या? कि सेट्रीज पारीबस, इसका होता है अदर थिंग्स रिमेन द सेम, कांस्टेंट। बिल्कुल सही। ए राइज, एज प्राइस राइजेस द क्वांटिटी डिमांड rises, and as price falls quantity supply falls। क्या हाल है बच्चों? प्राइस बढ़ेगी, डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर प्राइस कम हो गई, डिमांड कम हो जाएगी। सॉरी सॉरी, प्राइस बढ़ गई तो सप्लाई बढ़ जाएगी, प्राइस कम हो गई तो सप्लाई कम हो जाएगी। सही है बच्चों? अच्छा, हम पता है क्या करते हैं? देखिए आपकी किताब का सेंटेंस है। हाँ, हम इसमें चेंज करेंगे। ठीक है, हम इसे क्या करेंगे बच्चों? चेंज कर देंगे। चेंज कैसे करेंगे? हम चेंज ऐसे करेंगे बच्चों, हो जाए यार, एक्टिवेट हो जाए। नहीं हो सकता? चलो चेंज लाओ, नहीं करा, फिर करेंगे हैं। वो असल में मैं इंस्टॉल कर लूंगा ना, अपनी सीडी पड़ी है घर में, करके फिर लाऊंगा। अच्छा बच्चों, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट तो समझ आ गई। क्या होगा बताओ? प्राइस के बढ़ने पर सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस के कम होने पर सप्लाई कम हो जाएगी। राइट जी। अच्छा, उसके बाद कहता है अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी फैक्टर्स ऑफ
प्रोडक्शन, मिसाल के तौर पे जिन चीजों से ये बनती है वो चीजें अवेलेबल होंगी तो फिर बढ़ेगा ना। मिसाल के तौर पे फर्ज करें कि एक फर्नीचर है, तो अगर वुड सस्ता हो गया, वुड सस्ता हो गया, बना क्या लें आप, फर्नीचर, वुड सस्ता हो गया, ठीक है जी, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, फर्नीचर बना रहे हैं, लकड़ी सस्ती मिल रही, कहता है प्रॉफिट कम हो जाएगा। यार इसको अकाउंटेंट किसने बनाना, ओ भाई तू और काम सीख ले, कोई टायरों की वर्कशॉप खोल ले, तो किस चक्कर में पड़ गया है, यहाँ तो कहानी हो रहा है, क्या समझ रहे हैं? अच्छा, लकड़ी सस्ती हो गई, मुनाफा क्या हो गया, बढ़ गया, तो आप बताएं, आप फर्नीचर कम बनाएंगे ज्यादा बनाएंगे, ज्यादा बनाएंगे, मौके का फायदा उठाएंगे, तो सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, राइट बच्चों। लेकिन अगर वुड महंगा हो गया, प्रॉफिट कम हो जाएगा, आप कहेंगे छोड़ यार ये पैसा किसी और कारोबार में लगा देते हैं, किसी और टाइम लगा दें। क्या हाल है बच्चों, ऐसे ही है। तो पहली बात ये कि प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ती है, प्राइस के कम सप्लाई कम होती है, लेकिन उसके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है, यानी लकड़ी लोहा जिससे वो बन रही है, अगर वो सस्ती हो सप्लाई बढ़ेगी, तो कॉस्ट कम हुई है, मुनाफा ज्यादा हुआ है ना, यहाँ कॉस्ट भी डाल देते, कॉस्ट कम हुई, ठीक है। और अगर वुड महंगा हुआ है तो क्या हुआ, कॉस्ट बढ़ गई है, प्रॉफिट कम हो गया, तो कॉस्ट यहाँ डाल देते हैं साथ, कॉस्ट कॉस्ट ज्यादा हुई, ठीक है जी, इससे सप्लाई कम हो जाएगी। अच्छा बच्चों आगे क्या है, कॉस्ट ऑफ इनपुट, मेरा हाल यार हमने वो कर नहीं रही, कॉस्ट ऑफ इनपुट, ये एक ही चीज है, कॉस्ट ऑफ इनपुट क्वालिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है जी, एक ही चीज है, इनपुट ही कहते हैं ना फैक्टर्स को भी, ठीक है, तो वही यहाँ ले आते हैं लकड़ी को, सही है जी। अच्छा आगे ले आते हैं टेक्नोलॉजी, क्या आ जाती है, टेक्नोलॉजी, ये समझ आई, कॉस्ट ऑफ इनपुट, असल में वहां हमने ले लिया रॉ मटेरियल, और यहाँ डायरेक्ट क्या लिख दी, कॉस्ट के, यार किसी चीज की कॉस्ट कम हो जाए तो मुनाफा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, और उससे सप्लाई, और अगर कॉस्ट कम हो गई प्रॉफिट कम हो जाएगा, सप्लाई कम, लेकिन मैंने कॉस्ट का फैक्टर पहले डाल दिया था, और यहाँ खाली क्या है, कॉस्ट है, समझिए ये स्टोरी आधी है और वो स्टोरी पूरी, राइट। अच्छा जी, किताब में लिखा है रिसोर्सेज इनपुट, द रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट फैक्टर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, प्राइसेस ऑफ रिसोर्सेज डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनकर्ड, इंक्रीज इन द increasing resource cost raises the cost of production of a particular product, assuming a particular price product constrict the profit, का मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट कम हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सप्लायर डिसहार्ट हो जाएगा, और डिसहार्ट होके रिड्यूस कर देगा सप्लाई, क्लियर बच्चों, इंग्लिश में यूं लिखा है। अच्छा टेक्नोलॉजी, किसी चीज की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए, दो इंपैक्ट आएंगे, पहला इंपैक्ट ये आएगा कि वेस्ट कम हो जाएगा, कॉस्ट कम हो जाएगी, प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, और सप्लाई भी ज्यादा हो जाएगी, राइट जी। क्या हाल है बच्चों, आप कहेंगे सर ये इसकी क्या एग्जांपल है कि हर टेक्नोलॉजी वेस्ट कम करती है, हमारे दादाजी की गाड़ी कौन सी थी, फोक्सी, बीटल, वॉक्समैन, डी शेप की दादाजी की थी, उसका जो पाइप था ना पेट्रोल का, समझो ये वाला था, इतना मोटा पेट्रोल का पाइप, टैंकी थी 64 लीटर की, क्योंकि वो 4 किलोमीटर करती थी 1 लीटर, ठीक है जी, अब अंदाजा कर ले। और दादाजी जनाब अच्छा उसके अंदर एसी नहीं होता था, एक शीशा सा लगा होता था दरवाजे में, यूं दादाजी यूं फिट कर देते थे, बाहर की वो अंदर आ रही, कस देते थे, चूड़ी लगी होती थी ऐसे, दादी की तरह ऐसे कर, और दादी चिक वाला बुरका पहन के, वो शटल कॉक वाला, दादी साथ बैठा करती थी दादाजी, गाड़ी में भी चिक वाला बुरका,
अच्छा, अब्बा जी का जमाना आया, करोला आ गई 86। करोला 86 कितने की जी? उसका पाइप समझो कि ये वाला पतला था। अब्बा जी कहते होते थे बड़ी इकोनॉमिकल गाड़ी है, 1 लीटर में 8 किलोमीटर चलती है, डबल। है जी। और अब हमारा पाइप कौन सा होता है? ए समझ लो तकरीबन ये वाला। अब आने वाले बच्चों का ये वाला होगा। अब हमारी गाड़ी चलती है जो सिटी है मेरी, ये करती है 1 लीटर में 15 किलोमीटर, 1.3 है, आराम से एसी लगा के 15। और ये जो मेरे पास कल्टस है, ये 17 18 17 18 कर देती है एसी लगा के। सर्दियां आती 18 19 पे चली जाती है, 19 20 पे चली जाती है। ठीक है जी। तो अब देखें आप फ्यूल एफिशिएंसी कहाँ चलेगी। तो जब भी नई टेक्नोलॉजी आएगी कॉस्ट वेस्ट कम कर देगी। क्या हाल है बच्चों? है कि नहीं? उससे प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अच्छा, एक और चीज है, टेक्नोलॉजी यहाँ पे लिखा है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी यूज इन प्रोडक्शन, अनदर इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्शन। क्या है बच्चों? इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट विच कंसिस्टेड ऑफ लोअर क्वांटिटी ऑफ इनपुट। अब इनपुट की जरूरत पहले से क्या होगी? कम होगी। और टेक्नोलॉजी और टेक्निक से क्या होगा? वेस्ट कम प्रोड्यूस होगा। क्या हाल है? अब बताओ, लेस की टेक्नोलॉजी एडवांस है कि प्रिंगल की? प्रिंगल की एडवांस है। कॉस्ट में प्रिंगल सस्ता पड़ता है। क्यों भला? लेस वाले एक खास क्वालिटी का आलू लेते हैं, उसको काटते हैं, उससे छोटा आलू वेस्ट करते हैं, सीड में भेज देते हैं। और जो प्रिंगल की है, वो सारे आलूओं को ऑटोमेटिक मशीन पे छील के उनका पेस्ट बनाते हैं। पेस्ट के अंदर कुछ मटेरियल शामिल करते हैं, और फिर उसके बाद एक नए, क्या कह सकते हैं, वो होता है ना लुब्रिकेंट सा बनाते हैं, उसको पकाते हैं वो पल्प। आलूओं के पल्प को वो पकाते हैं, इसलिए उनका जब आप डब्बा खोलते हैं तो पूरे डब्बे में नीचे से लेके ऊपर तक चिप्स सारों का साइज का होता है, सेम होता है ना बच्चों? और हरे मसाले वाले हों, ओए होए होए, और बंदा जा रहा हो मरी, यहाँ जा रहा हो स्वाद, पेट्रोल टैंकी में खोलो, क्या बात है? फैमिली साथ हो आपके, मजा आ जाए नहीं बच्चों? है कि नहीं? अच्छा, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमेशा क्या करती है? अच्छा, एक और बात याद रखें जो किताब में नहीं लिखी, इसने तो ये लिखा है ना कि इससे क्या होगा? लेस रिसोर्सेज इस्तेमाल होंगे। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, गौर कीजिएगा। वही बात है, लेस रिसोर्सेज से प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। लेकिन एक बात इसने लिखी नहीं, जब भी नई टेक्नोलॉजी आएगी स्पीड ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी। क्या हाल है बच्चों? तो जी, मैंने अपनी लाइफ में देखा है यार, बहुत सारी चीजों की कॉस्ट कम हुई है और बहुत सारी चीजों की स्पीड ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हुई है, अगला प्लांट उससे ज्यादा तेज आता है। इन कॉस्ट का तो आप इनपुट देख लो ना यार, हमारे बचपन में पंखा 250 वाट का था, 220 वाट। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ जी, पंखा 150 वाट का आया, हमने वो भी लगाया रॉयल फैन का। ठीक है। फिर आप बिलीव करें, एक वक्त है 85 वाट का पंखा आया। अभी पिछले दिनों मैंने पंखा दो खराब हो गए इकट्ठे टीवी लॉन्च के, तो मैं लाहौर फैन के पंखे लाया, 18 वाट्स का पंखा। और ये जो रेगुलेटर है इसका झमेला ही कोई नहीं, रिमोट है, पर रेगुलेटर तो ऐसे खराब है। 18 वाट्स यार, 18 वाट क्या होते हैं? वो घर वाले सारा दिन वैसे ही चलाते हैं, कहते हैं कुछ नहीं होता, चला दो यार, खैर। 18 वाट की, खैर है, कोई बात नहीं, फिर क्या हो, 18 18 कितना हो गया? 36 वाट हो गया, एक पंखा भी नहीं बनता। क्यों जी? तो कॉस्ट तो पहले कम हुई है ना पहले से। क्या हाल है? वरना पहले ज्यादा थी। हमारे दादाजी के घर में एक एसी लगा होता था इतना बड़ा, खिड़की वाला, और वो जनाब 22 एम्पेयर लेता था, 22 एम्पेयर। उसके लिए ट्रांसफार्मर में तो कोई तार चेंज करवाई थी दादाजी। और दोपहर के वक्त कोई बच्चा फिर जाए ना बाहर फिरता हुआ, दादाजी ने उसको खिंचाई करनी, बीमार होना है, पहलवान है जे साडे, बाहर ही डॉक्टर ते जावांगे, लेट जा अंदर, दरी बिछी होती थी, एसी चल रहा है, सब सो जाओ। दोपहर गुजरेगी, एसी बंद, 5, सोना छत पे। दोपहर के जो एक्सट्रीम गर्मी के घंटे एसी, ये असूल होते थे ना उन लोगों के, बुजुर्ग से।
अब्बा जी ने लगाया एसी जनाब 16 एम्पेयर का, जनाब लेटेस्ट पेल का एसी आ गया। और अब जनाब स्प्लिट आ गए। मेरे बेडरूम का 1 टन का एसी है, वो मतलब जाहिर है मैं तो गरीब आदमी, बड़ा लगा ही नहीं सकता। तो मैं एक दिन देख रहा था 400 वाट बढ़ता है जब उसको ऑन करो। कितना? शुरू में 800 लेता है, लेकिन आफ्टर सम वाइल 400 वाट कंज्यूम कर रहा होता है। तो क्या टेक्नोलॉजी लेटेस्ट। मुझे लगता है जो आपके बच्चे आएंगे वो शुगर लगाएंगे, यार एक ही लाए एसी तुझे, कितनी बिजली आप जाया करते हैं। दुनिया बदल जाएगी ना। हो सकता है कि 20 वाट का 25 वाट का एसी हो और वो इतना चिल करे कि कंबल लेके बच्चे सोएं। दुनिया बदलेगी यार, क्यों नहीं बदलेगी। अच्छा बच्चों, आगे आगे इनडायरेक्ट एक्शन, यार अब कल ना पढ़ लें, काफी टाइम हो गया। वैसे मैंने देखा आप लोग बहुत मतलब परस्त है। आप ये नहीं देखते यार हमारे टीचर थक गया, इसको मना ही कर दें, अलग कुछ तो हो गया होगा। आप कहते यार हमारा उल्लू सीधा हो रहा है ना, होने दो। लेकिन इसमें एक अच्छी बात भी है, इससे पता लगता है आपको पढ़ने का कितना पैशन है ना। लेकिन एक बात और पता लगती है, वो क्या,